हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एचटेट सीटेट पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लास्ट वीडियो जो पीटेट के लिए मैंने बनाई थी स्पेसिफिक पीटेट बोल के, तो वो वीडियो पे आप सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो पीटेट का एग्जाम जैसा आप सबको पता है कि 15 मार्च को है, संडे को। तो उसके लिए मैं आज फिर एक मिनी सी मैराथन लेके आई हूँ इंग्लिश की, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट ओवरऑल जो टॉपिक है वो कंसेप्ट आपने आई थिंक कंसेप्ट की क्लैरिटी तो हो चुकी होगी। बस एक रिवीजन की थोड़ी सी हल्की सी जो होती है ना, वो जरूरत होती है, तो उसको ही हम लेके आए हैं। और इसमें मैंने क्या किया है कि मेन मेन जो हाईलाइट चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते एग्जाम में, वो लेके आई हैं। जो लास्ट वीडियो थी भाई वो कंप्लीट वीडियो थी, जिसमें मैंने डिटेल में एक एक चीज एक एक पॉइंट को डाला है। और वहां से तो पेपर में आप उठा के देखे होंगे अपने, वहां से हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर डालता है, जो कि हमारी थी मेथड एंड अप्रोच पे। जिसने भी नहीं देखी अभी वो वीडियो जरूर देख के जाना। अभी भी 2-3 दिन है आपके पीटेट के एग्जाम में, तो पक्का वो देख के जाना। और आज हम एक नया सा एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज एक्विजिज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग। चीजों को हमने रटना नहीं है, समझना है। हमने क्या करना है, एक एक जो सिंगल सिंगल वर्ड है ना, उसको पकड़ना है और उस पे ही काम करना है। दोनों में लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ भी है, लैंग्वेज यहाँ भी है। लैंग्वेज यानी भाषा, कोई भी आपकी भाषा। आप इसको मतलब ये मत समझो कि मेरी हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, कुछ भी। एक है एक्विज्म, एक है लर्निंग। एक्वायर, एक्वायर से बना है एक्विजन। ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, हम ऑटोमेटिकली मतलब हम कोई बुक नहीं लेके आ रहे, कुछ स्ट्रक्चर नहीं सीख रहे, कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे, दिमाग नहीं लड़ा रहे, बस्ता उठा के नहीं बैठ रहे सीखने के लिए, कुछ नहीं कर रहे। नेचुरल तरीके से नेचुरल ही सीख रहे हैं। दूसरी तरफ है लर्निंग। लर्निंग लर्निंग का मतलब ही अपने आप में यानी लर्न करना, चीजों को लर्न करना यानी याद रखना, याद करना यानी चीजों को सीखना। सीखना मतलब एक माहौल बना के सीखना, कॉपी किताबों से सीखना, बस्ते उठा के सीखना। शब्दों से ही सब निकाल लो। तो फर्स्ट है लैंग्वेज एक्विजन। इसमें क्या है कि एक बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा है, वो संसार में आया, वर्ल्ड में आया है। अब उसको क्या करना आता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ फोन आता है ना, ऐ करके सारा दिन रोता रहता है भाई वो। उसको खाना चाहिए तब भी वो रोएगा। वो उसको कुछ कहीं भी कुछ भी करना है, स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग का एक्सप्रेस वो रोक ही करता है। नींद आ रही है तब भी रोने लगेगा, मतलब कुछ भी वो रोक ही करता है। लेकिन धीरे 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 पहले वो माँ दा पा धा ऐसे कहने सीखेगा। फिर माँ माँ को मिला के मामा बना दिया, पापा को पापा बना दिया, मम्मी बोल दिया, माँ बोल दिया। धीरे 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 वो लैंग्वेज सीख जाता है ना। एक टाइम के बाद तो अब जैसे हम 2-3 लैंग्वेज बोल लेते हैं। बट इसमें डिफरेंस है। जो हमने वो स्टार्टिंग में सीखा, वो है एक्वायर करना। उसके लिए हमें कॉपी पेन बस्तों की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम अब हिंदी इंग्लिश प्रॉपर अच्छे से बोल रहे हैं, हमें पता है क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, वो चीज सीखी है, वो है लर्निंग। ठीक है। जो लैंग्वेज एक्विजिज्म होता है वो हम घर पर सीखते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि लैंग्वेज की जो ये डेफिनेशन है वो पेपर में कैसे आती है। जहां आपको मिले कि नेचुरल बच्चा सीख रहा है, अपनी फैमिली से सीख रहा है, और जो उसकी फैमिली की लैंग्वेज होगी वो ही बच्चा सीखेगा। मतलब अगर किसी परिवार में आप अपनी गली में देख लो, अपनी गली में 4-5 फैमिली मिल जाएगी, कोई मराठी भी बोल सकती होगी, कोई पंजाबी भी, कोई हरियाणवी भी, है ना। तो उस फैमिली का बच्चा मोस्टली वही लैंग्वेज सीख जाता है। लेकिन जब सारे फिर एक स्कूल में बच्चों का एडमिशन हुआ, तो वहां क्या सीखेंगे? हिंदी प्रॉपर सीखेंगे, इंग्लिश प्रॉपर सीखेंगे, तो वो होगी लैंग्वेज लर्निंग। तो अक्सर इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। आपको एक लाइन दे देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे, देन पूछेंगे कि ये बच्चे की लैंग्वेज एक्विजन में आता है या लर्निंग में आता है। तो लैंग्वेज एक्विजन क्या होती है? जब बच्चा माँ से, बाप से, फैमिली से सीखता है और ऑटोमेटिकली सीखता है। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले वो ये सेंटेंस बोलना सीखता है। मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने पानी पिया, मैंने खेल खेला, मैंने बास्केटबॉल खेला, मैं सो गया। अब आप इसमें देखो, ये सारे उसने करता भी है, इसमें क्रिया भी आ गई, कुछ ना कुछ, है ना। ये भी है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का टेंस है, सारी चीजें आ रही हैं। बट बच्चे को नहीं पता ना
कि मैंने कौन सा सेंटेंस बोल दिया, मैंने कौन सी क्रिया लगा दी। भाई मैंने तो नॉर्मल बोला है कि मैंने खाना खा लिया, मैंने मेरे को खाना दे दो, मैंने पानी पी लिया, मैं सो गया, मैं खेल लिया। तो मुझे नहीं पता क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है। बस मुझे तो सेंटेंस था, क्योंकि मैंने अपने एक्सप्रेस कर दी अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को कि ये चीज है। बट जब उसने स्कूल में चीजें सीख ली, अच्छा ये क्रिया थी, ये संज्ञा थी, मैंने ये सेंटेंस बोला तो इसमें इतने पार्ट थे, तो वो क्या आ जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग में आ जाएगा। तो लैंग्वेज एक्विजन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, नेचुरल तरीके से सीख जाते हैं, सब क्वेश्चन सीखते हैं। मतलब एकदम से उस पर पूरा प्रेशर नहीं लगाना होता सीखने के ऊपर, हम अपने आप ही सीख जाते हैं बिना दिमाग को ज्यादा एफर्ट्स दिए। एनवायरमेंट से सीखते हैं, अपने आसपास जो भी लैंग्वेज सीखते हैं उससे सीख जाते हैं। दूसरी ओर लर्निंग में क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है, दिमाग पूरा एक ही जगह होता है, क्लासरूम में होता है, तभी सीखते हैं। जब मैडम बोलती है ना, दिमाग तो तेरा क्लास से बाहर जा रहा है, दिमाग क्या लगाएगा, तभी सीखेगा ना, वही बात है ये। और ये फॉर्मल प्रोसेस है जो क्लासरूम में होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमें, तब जाकर हम सीखते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर सीखते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैंने खाना खाया, हमें पता लगता है कि ये अच्छा करता था, ये क्रिया थी, ये कर्म था, मैंने ऐसे सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस तो उसको पहले भी बनाना था, लेकिन अब उसको हर एक शब्द के पीछे का मीनिंग भी पता चल गया। यहाँ हम जर्नली सीख जाते हैं, लेकिन लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, रूल्स को सीख रहे हैं। अच्छा भाई ये रूल होगा, ऐसे ऐसे होगा। एक्वायर में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक लैंग्वेज को पिकअप करते हैं कि अच्छा हमने हिंदी सीख ली या इंग्लिश सीख ली घर पर, या पंजाबी सीख ली, जो भी जिस फैमिली में बच्चा का जन्म हुआ। लेकिन स्कूल में जाकर क्या करते हैं हम, या किसी भी उसमें लैंग्वेज लर्निंग में, वहां पर हम नोइंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। अब हमारा सेकंड कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अक्वायर के एक्विजिशन की। क्या क्या प्रिंसिपल है, मतलब क्या क्या सिद्धांत है, कैसे कैसे बच्चा सीख सकता है। फर्स्ट है इमर्स एंड इंटरेक्शन, कि बच्चे से जब आप इंटरेक्शन करते हो तो लैंग्वेज सीख जाता है और इजिली सीखता है। अब आप जैसे बच्चों के पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हो, फूल के बारे में पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो उसके साथ इंटरेक्शन करो, उसको वो चीजें दिखा भी दो। इंटरेक्ट करोगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। एक आप बुक से सिखा रहे हो बच्चों को, एक खुद बोल बोल के इंटरेक्शन के द्वारा सिखा रहे हो, तो किसमें ज्यादा बच्चा जल्दी सीखेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेक्शन में बच्चा जल्दी सीखेगा। तो वो कह रहे हैं कि इंटरेक्शन करो बच्चे से जितना हो सके। सेकंड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, कि बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिव करो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ के साथ पढ़ाओ, कि चीजों को रटवाओ मत, ये रूल रट ले, ये रट ले, ये रट ले। उसको समझाना सिखा दो कि कैसे चीजों को समझना है। उसको बिल्कुल चीजों को खोल के रख दो उसके आगे, ये है भाई ये, पहले एग्जांपल दो, देन रूल दो। तो ऐसे सिखाओगे तो बच्चा इजिली चीजों को सीख जाता है और समझ के साथ सीखता है। और वो क्या है, लाइफ लॉन्ग उसको याद रहती है, क्योंकि उसने यहाँ पर रट्टा नहीं मारा। तीसरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जब बच्चे ने कुछ अच्छा करा तो उसको प्रशंसा करो कि हाँ बच्चे आपने अच्छा करा, क्योंकि फिर इससे उसके मन में, हाँ कि मैंने अच्छा करा है, मेरे को बहुत अच्छा करना है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना हमने, ना कि नेगेटिव। उसको दंड नहीं देना अगर हमने उसने कोई गलती कर दी, हम उसको थप्पड़ मारे, डंडे मारे, कुछ करे, क्लास में धमका दे, उसकी इंसल्ट करे ना भाई। इससे बच्चा और डर जाएगा। उसको प्रेज करो कि थोड़ा गलत था, थोड़ा सही था। ऐसे भी हम कर सकते हैं। आगे है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, कि जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करने दो। प्रैक्टिस यहाँ पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जब हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस करें वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चला जाता है। लेकिन जब हम बार बार उसको प्रैक्टिस के मौके दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वहां पर बच्चा सीखता है। ठीक है, क्योंकि वो होता है ना, करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप जल्दी सीख जाओगे। मीनिंगफुल कंटेंट, कि मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में पढ़ाओ उसको। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो ग्रामर को रूल के साथ पढ़ाना चाहिए या फिर मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए। तो मीनिंगफुल कंटेक्स्ट के रूप में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे को क्लैरिटी हो कि अच्छा ये वर्ब है, ऐसे वर्ब है, इस वर्ब को यहाँ यूज करते हैं, वर्ब के साथ ये वाली फॉर्म आएगी। तो मीनिंगफुल के साथ पढ़ाओ, ना कि जस्ट उसको रूल के साथ पढ़ाओ। लास्ट है भाई, लो एंजाइटी एंड मोटिवेशन, कि बच्चे को कभी भी एंजाइटी फील मत कराओ, उसके ऊपर प्रेशर मत फील दो कि तूने सीखना ही सीखना है, इतनी स्पीड में सीखना है, क्योंकि हर एक बच्चा इतनी स्पीड में नहीं सीख सकता। अब अपनी क्लास में 40 बच्चे हैं, मान लो 10 ने फटाफट सीख लिया है, 20 एवरेज है, हम 10 पे प्रेशर बना दिए
कि सबने सीख लिया, सबने ये क्वेश्चन हल कर लिया, तूने ही नहीं करा अब तक, कितनी देर लगेगी, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाना है। तो इससे बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि अब मैंने नहीं करा, यानी मैं डफर हूँ, मैं नालायक हूँ। और अगर वो कर भी रहा होगा ना, उसका प्रेशर दिमाग जो है ना उसी को झेलने में लग जाएगा, ना कि उस क्वेश्चन पे, क्योंकि उसने जो अपना दिमाग अब डिवाइड कर दिया, क्योंकि आधा दिमाग उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में और आधा टीचर की बातों में। तो उसको भाई पॉजिटिव रखो, मोटिवेट करो, भाई जल्दी जल्दी कर ले, कर सकता है तू भी, फटाफट कर, इनसे आगे नहीं निकलना तेरे को। तो हम पॉजिटिव तरीके से भी चीजों को डील कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे पे एक प्रेशर बना के रखते हैं, तो हमने वो नहीं करना। इससे बच्चे की परफॉर्मेंस बेटर की बजाय खराब ही होगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है कि बच्चे को मोटिवेट करो और पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करो, उसको डीमोटिवेट मत करो कभी भी। ठीक है। और जैसे और भी प्रिंसिपल है, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये आपने सबने कर ली होंगी कि पहले चीजों को सिंपल तरीके से सिखाओ, देन कॉम्प्लेक्स यानी तरीके से, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सिखाओ। कंक्रीट होता है ठोस, जो चीजें ठोस है, ठोस का मतलब कि आप एप्पल बढ़ा रहे तो एप्पल उसको क्लास में दिखा दो, ये है, फैन की तरफ इशारा कर दो, देन 4-5 बार उसने आपने फैन की तरफ इशारा कर दिया, देन उसको फैन बोलोगे तो उसको समझ आएगा। अच्छा, लास्ट जो प्रिंसिपल आया मोटिवेशन का, सबसे पहले बताओ मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी है? मोटिवेशन क्या है, हमारे लिए नीड एंड ड्राइव का काम करता है। मतलब कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले हमें मोटिवेट होना पड़ेगा, हमें अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो मोटिवेट होता है वो हमें अंदर से पुश करता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी थोड़ी सी चलने की होगी, दौड़ने की होगी, हम अपने आप को पुश कर लेते हैं, नहीं भी वहां तक हम जा ही सकते हैं। और एक्सटर्नल जो मोटिवेट होता है वो पुल होता है, कि वो बाहर से हमें कोई ना कोई धक्का देता है कि कर ले, 10वीं निकाल ले, 12वीं निकाल ले, एचटेट निकाल ले। तो कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव, कमेंट में लिखना कि इंटरनल मोटिवेशन पॉजिटिव होता है या एक्सटर्नल। अच्छा, मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी है? अब्राहिम मैस्लो ने। उसने 5 स्टेप में दी है, ये 5 स्टेप मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बस ये आता है कि मोटिवेशन क्या होता है और ये क्या प्रोसेस होती है। तो हम सबसे पहले नीड, हमें किसी चीज की नीड की आवश्यकता होती है, यानी कोई ना कोई हमें जरूरत है, जैसे स्कूटी सीखने की, पीटेट क्लियर करने की, देन हम ड्राइव करते हैं, उस दिशा में अपना बिहेव लेके जाते हैं, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेव करते हैं, देन अचीवमेंट होती है, और फिर से हमारी उस मोटिवेशन में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। जैसे कि आपने साइकिल सीखनी है, आवश्यकता आपको, देन आप उस साइकिल चलाने के लिए चलोगे मैदान में, देन आप धीरे 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 साइकिल चलाना सीख गए। अब जब सीख जाते हो फिर वो उतनी वाली हाइप नहीं रहती ना दिमाग में, अब तो आपने सीख ली, तो बैलेंस आ जाता है कि यार ये तो नॉर्मली चीज थी, अब तो बाइक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऐसे ही ये सर्कल पूरा का पूरा चलता रहता है। लेकिन बच्चे को हमने कोई भी चीज सिखानी है तो उसके लिए हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है भाई, वो प्रेशर फील कर जाएगा, वो डिमोटिव हो जाएगा अगर उसको वैसा वाला रिजल्ट नहीं मिला। तो इस वजह से ये थ्योरी आई थी कि हमने बच्चे को जितना हो सके वो मोटिवेट रखना है, और वो भी पॉजिटिव। पहले टीचर ने मोटिवेट करना है, जब उसका उस सब्जेक्ट में उस चीज में इंटरेस्ट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन में बदल जा सकता है। क्योंकि अब बच्चे को स्टार्टिंग में तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, क्योंकि बच्चा जो छोटा है उसको थोड़ी पता है, कभी कभी छोटे बच्चों को नहीं पता होता मेरे लिए राइट ये है रॉन्ग ये है। आपने उसको डायरेक्शन दे दिया, आपने उसको मोटिवेशन दे दिया, अब धीरे धीरे उसके ऊपर है, इंटरेस्ट होगा तो वो अंदर से मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होगा तो वो एक्सटर्नल मोटिवेट रहेगा। तो ये था भाई हमारा मोटिवेशन का भी चैप्टर। अच्छा, अभी तक आपको जितने भी टॉपिक हुए समझ आए हैं नहीं आए हैं बताना। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंग्लिश में किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर ही कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1-2 दिन है तो इजी वो कवर हो सकती है। और वीडियो को जितना हो सके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये था अभी हमारा मोटिवेशन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, एक और, ये जो मोटिवेशन है जो हमारा अ, एक यहाँ पर डेफिनेशन आती है कि किस उसने कहा था, आपने वो नाम कमेंट में लिखना है कि मोटिवेशन जो है वो नेशनल हाईवे की तरह काम करता है, कमेंट में लिखना। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो नेशनल हाईवे की तरह काम करता है, ये आपने बताना है कि ये किसने कहा।
अगला कंसेप्ट है हमारा CCE का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन देता है, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर यहाँ। CCE पहले तो इसकी फुल फॉर्म कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेंट, इसी के इस फुल फॉर्म में ही इसका पूरा सार लिखा है। कंटिन्यू मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के साथ उसका इवेलुएट करना, समझ के साथ इवेल्युएशन करना यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार भी और व्यापक तरीके से उसका मूल्यांकन करना। मतलब क्या है इसमें कि बच्चे का हमने ओवरऑल एक इवेल्युएशन करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ नंबर का, जैसे पहले के टाइम में होता था। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आती है मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है, यानी बच्चे को नंबर देना है कि आपने क्लास में 20 नंबर का एक टेस्ट अरेंज किया, एक के 15 आ गए, एक के 18 आ गए, एक के 20 आ गए, आपने मेजर कर दिया बच्चे को कि 19-20 वाले होशियार है, 14-15 वाले एवरेज है, 10 वाले ठीक ठीक है बॉर्डर लाइन पे है, 2-3 नंबर है यानी वो इडियट है, बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है। तो आपने नंबर से बच्चे को एक मेजरमेंट दे दी, माप दिया एक ढांचे में कि ये इसका स्कोर है और इस बेस पे हम इसको जज कर लेंगे। मेजरमेंट में जस्ट हम बच्चे के नंबर को मापते हैं, ये है क्वांटिटी यानी नंबर पे बेस है, मात्रात्मक। आगे इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब है ओवरऑल, हम उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे के नंबर भी माप रहे हैं, उसका बिहेवियर भी माप रहे हैं, उसने क्या समझा क्या नहीं समझा, वो सारी चीजों को देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेस है, इसमें हम बच्चों को जज करते हैं सारी चीजों को देखकर, ठीक है, उसका मार्क्स भी, उसका बिहेवियर भी, हर चीज। और ये मेजरमेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, मेजरमेंट एक छोटी यूनिट है और इवेल्युएशन एक बिग यूनिट है। आगे है, अब इसमें 2 प्रकार के इवेल्युएशन होते हैं, एक फॉर्मल या फॉर्मेटिव, एक है समेटिव। फॉर्मेटिव का फोर पकड़ लो, फॉर्मेटिव यानी फोर, यानी जब हम क्लास के अंदर ही इवेल्युएशन कर देते हैं। क्लास के अंदर कैसे कि टीचर ने एक यूनिट पढ़ाई, देन उसी का टेस्ट ले लिया, तो इससे पता लग जाता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। देन समेटिव में क्या होता है कि लास्ट में सबमिट कर दिया सारा सिस्टम, पढ़ा पढ़ू के मार्च में जो एग्जाम होते हैं बच्चे के फाइनल, उसमें बच्चे का पता लग जाता है। फॉर्म होता है या फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग, और समेटिव होता है लास्ट, ठीक है। आगे है नॉन रिफंड और क्राइटेरिया। यहाँ बच्चे का अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, सिंपल समझो दोनों को कंपेयर करके, जहां भी 2 टर्म आए उनको कंपेयर कर लो। देखो, एक है पीटेट का एग्जाम, एक फिर आपका दोबारा एग्जाम होगा वैकेंसी के लिए। पीटेट के एग्जाम में आपने क्या कर रखा है, किससे आपकी लड़ाई है, 90 नंबर से है ना, किसी बच्चे से तो नहीं, एक फिक्स क्राइटेरिया से है कि जिसका भी 90 नंबर आ गया उसका पीटेट क्लियर है। लेकिन जब अगेन पेपर होगा उसमें उसी बच्चे की किससे लड़ाई है, अपने आसपास के सभी बच्चों से, एक लार्ज ग्रुप से, क्योंकि वहां पर दौड़ नहीं है, वहां पर तो फर्स्ट आना है रेस में। तो जब हम क्राइटेरिया फिक्स हो कि इस क्राइटेरिया से बच्चे का मापन होगा, तो वहां हो गया क्राइटेरिया। और जहां बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस में उसको अव्वल आना होगा, उसका एक लार्ज नंबर से कंपटीशन होगा, तो वहां होगा नॉन रिफॉर्म। SES स्कोलेस्टिक एंड नॉन स्कोलेस्टिक या कोल स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक यानी बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस को देखना, स्कूल की परफॉर्मेंस में भी जैसे वो एक प्रकार के सब्जेक्ट आ गया कि हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा है, मैथ में ऐसा है। कोर्स स्कोलेस्टिक में आ जाएगा उसकी और भी परफॉर्मेंस कि डांस आता है बच्चे को, म्यूजिक आता है, आर्ट अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है, किस चीज में अदर फील्ड में बच्चा अच्छा है नहीं अच्छा। देन मेजरमेंट या इवेल्युएशन को हम 2 पैमाने पर रखते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। इसमें क्या है, रिलायबल में कि हम उस टेस्ट पे जो टेस्ट के हमने अकॉर्डिंग बच्चे को मापा है वो रिलायबल है या नहीं। मतलब क्या है कि जैसे हमने एक टेस्ट बना दिया 100 नंबर का, ऑप्शन वाले बना दिए, अब चाहे मैं आज उसका टेस्ट ले लूं या 10 साल बाद ले लूं, 2 महीने बाद ले लूं, नंबर फिक्स है कि हर एक क्वेश्चन के एक नंबर मिलने, यानी रिजल्ट कैसा आएगा बच्चे का, सेम आएगा, परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है, रिजल्ट तो सेम ही होगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊं कि अब तक मैं आज 5 नंबर दे दूं, कल 10 नंबर दे दूं, किसी और टीचर ने 3 नंबर दे दिए, तो वो रिलायबल नहीं है।
जब सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम एक्यूरेसी से आ रहा है, तो वो रिलायबल है। और वैलिडिटी में क्या देखते हैं हम? एक्यूरेसी देखते हैं कि क्या ये एक्यूरेट भी है, जिस पर्पज के लिए बना था वो पर्पज इसमें पूरा हो भी रहा है नहीं है, बच्चे के अकॉर्डिंग है ही नहीं है, बच्चे की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है नहीं है। अब मान लो 5th क्लास का बच्चा है और मैं उसको 8वीं क्लास के क्वेश्चन डाल दूं, क्या ये जायज है? नहीं ना। तो ये दो चीजों पे ये पूरा का पूरा टेस्ट टिक होता है। आगे एक टर्म आती है स्कैनिंग एंड स्कैमिंग। अक्सर यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होती है। मैंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ लिख दिया इसके पॉइंट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको इजी तरीके से समझाती हूँ। पहले स्कैनिंग को पकड़ो। स्कैनिंग, आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे या देखा होगा या सुना होगा, स्कैन किया है मेरा बॉडी स्कैन, बस इसी को पकड़ो। बॉडी स्कैन, बॉडी स्कैन में क्या करती है वो आपकी, कि एक तरीके से ओवरऑल आपका स्पेसिफिक चीज ढूंढती है किसी जगह अगर आपको दिक्कत हो, बस। यानी इसमें क्या करते हैं हम स्कैनिंग में, एक तरीके की हम स्कैनिंग करते हैं और स्पेसिफिक चीज को ढूंढते हैं, स्पेसिफिक बीमारी को ढूंढते हैं। स्कीमिंग क्या है कि हम जब स्कीमिंग कर रहे हैं, इसमें जर्नल ओवरव्यू ले रहे हैं। उसमें क्या है, स्कैनिंग में पहले एक को पकड़ो। स्कैनिंग क्या है? जब हम स्पेसिफिक चीज की स्कैनिंग करते हैं। एग्जाम्पल, अब मोबाइल नंबर में जैसे आपको किसी किसी पे भी मिलाना है, जैसे अंकिता पे मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे फटाफट स्क्रॉल करते हैं अपने फोन को और देख लेते हैं कि ए आ गया, फिर उसमें देखते हैं अंकिता, है ना। यानी स्पेसिफिक नंबर ढूंढ लिया। आप अपने लिस्ट में रोल नंबर ढूंढोगे, आप पीटेट का एग्जाम देने जाओगे वहां रोल नंबर ढूंढोगे। न्यूज़पेपर में एक कटिंग को देख रहे हो स्पेसिफिक जॉब की, तो वो क्या हो गया, यानी स्पेसिफिक डिटेल देख रहे हो, एक ही जगह आपका फोकस है, ठीक है। स्कीमिंग क्या है, किसी चीज का जर्नल ओवरव्यू। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपने हेडलाइन पढ़ ली पूरे न्यूज़पेपर में, अब आपको पता लग गया कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, स्पोर्ट में ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, जनरल ओवरव्यू ले लिया पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का। लेकिन स्कैन में क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक सिर्फ जॉब जॉब वाला। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो स्पोर्ट्स पर्सन की जो भी न्यूज होगी वो देखेगा। तो ये था स्कैनिंग एंड स्कीमिंग में डिफरेंस। मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कट से अच्छे से बता दिया कि कौन सा लॉन्ग होता है कौन सा शॉर्ट होता है, याद कर लेना। बट आप बस इतना याद रखना कि स्कैनिंग एंड स्कीमिंग में क्या डिफरेंस होता है। स्कैन होता है स्पेसिफिक चीज के लिए स्कैन करना, एग्जाम्पल मैंने दे दी है। स्कीमिंग होता है जब हम ओवरऑल जर्नल ओवरव्यू लेते हैं जिस्ट के रूप में, बस। फिर एक टर्म है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, एक है इंटेंसिव एक्सटेंसिव। इन चारों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, आप देखना इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। एक है इंक्लूसिव, एक है एक्सक्लूसिव। इन इन सबको इन करना, आजा भी तू भी, आजा भी तू भी, यानी जब हम सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ओपन टू ऑल, सबके लिए, कोई भी आए कोई भी सीखे। एक्सक्लूसिव क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस है कि हर कोई इसमें नहीं आ सकता सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इंक्लूसिव में, कि शेयर करते हैं हम सर्टेन आइडिया को और इंक्लूड करते हैं हर एक बंदे को, एवरीथिंग को, भाई तुम भी सीख सकते हो, तुम भी सीख सकते हो। एक्सक्लूसिव में हम सिलेक्टेड चीजों को सीखते हैं, सिलेक्टेड चीजों पे फोकस होता है। मतलब क्या है, स्कूल में अगर हम क्लास में है, जैसे क्लास में अब सबको एडमिशन मिल गया, सब हर कोई सीख सकता है ना। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कहीं जा रहे हो कोचिंग लेने के लिए, तो वो सबके लिए नहीं होता ना, कभी कभी कुछ ही बंदों के लिए होता है, बस वही। आगे है इंटेंसिव रीडिंग, ये रीडिंग के पार्ट है भाई, दो प्रकार की रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग क्या है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, इसको समझो। इंटेंसिव, जिसमें हम डिटेल में कुछ सीखते हैं, ठीक है, और डीप में सीख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सीख रहे हैं। और ये कहाँ पर होती है, सबसे पहले ये देखो, इंटेंसिव रीडिंग होती है इन इन यानी क्लास में, क्लासरूम में, और एक्सटेंसिव यानी क्लास से बाहर। दो प्रकार की रीडिंग है भाई, एक हम क्लास के अंदर सीख रहे हैं और एक क्लास के बाहर। क्लास के अंदर आप कैसे सीखोगे, कि कॉपी किताब होनी चाहिए, आप किसी न किसी पर्पज से सीख रहे हो, जैसे मैंने हिंदी सीखनी है, मेरा पेपर है हिंदी का, इंग्लिश सीखनी है, पेपर है मेरा। जब आप पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे से डीप में पढ़ोगे, फुल स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हो ना, एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब घर जाके आप कोई भी प्रेमानंद की बुक पढ़ रहे हो, किसी और राइटर की पढ़ रहे हो, कोई नोवेल पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, तो क्या आप वैसे ही पढ़ोगे रूल रेगुलेशन के साथ? नहीं ना। वो आप किसके लिए पढ़ोगे, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ोगे ना, है ना।
तो बस ये डिफरेंस है। इंटेंसिव जो क्लास में पढ़ाई जाती है, एक्सटेंसिव जो क्लास में नहीं पढ़ती। इंटेंसिव हम एक फोकस के साथ पढ़ेंगे, चीजों को डील करेंगे, अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, रूल रेगुलेशन सीखेंगे, एक्यूरेसी से सीखेंगे। एक्सटेंसिव हम सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल रेगुलेशन होती है, हम अपना चीजों को और अच्छे से या कोई चीज सीखने के लिए कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है तब सीख रहे हैं एक्सटेंसिव में, ठीक है। और यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होते, आप जस्ट अपने एंजॉयमेंट के लिए सीख रहे हो। और जरूरी नहीं छोटे पैसेज, जरूरी नहीं बड़े, आपकी इंटरेस्ट पे। बट वहाँ क्या है, जो टीचर देगा आपको वही आपको पढ़ना है। तो ये मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। नोवेल है, आप नोवेल जो है एक बुक में पढ़ रहे हो, एक अपने आप पढ़ रहे हो। अब बुक में आप चीजों को एक्यूरेट करके पढ़ोगे, लेकिन घर पर अगर नोवेल पढ़ रहे हो तो आप इंजॉयमेंट के लिए पढ़ोगे, वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। तो ये है इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक क्लास में होती है, एक क्लास से बाहर होती है। एक बच्चा चूज करता है, एक टीचर चूज करता है। इंटेंसिव रीडिंग टीचर चूज करेगा, एक्सटेंसिव आप अपने आप चूज करोगे कि मैंने आज ये पढ़ना है। आगे देखिए, लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार की है भाई, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जो लिसनिंग है और रीडिंग है, लिसनिंग यानी सुनना, रीडिंग यानी पढ़ना। दोनों में हम क्या करते हैं, दूसरे की चीजों को समझ रहे। लिसनिंग यानी किसी ने बोला तो हमने सुना और सुन के हमने समझा। रीडिंग में बुक में चीजें छपी हुई है, यानी किसी और ने लिखी हुई है, हमने जस्ट उसको समझा। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, पैसिव तरीके से है। हम इसमें कुछ अपना नहीं दिमाग लगा रहे, हम सिर्फ वो चीजों को सुन रहे हैं। तो ये दोनों पैसिव स्किल है, या फिर इनको रिसीप्टिव स्किल भी कहा जाता है, यानी ग्रहण करते हैं, हम रिसीव कर रहे हैं चीजों को। दूसरी ओर स्पीकिंग यानी बोलना, और राइटिंग। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ ना, अपने विचारों को प्रकट कर रही हूँ आपके सामने। ये राइटिंग, ये जो मैं अब लिख रही हूँ, जैसे मेरे को बोल दिया किसी ने कि ये सेंटेंस लिख या कुछ भी लिख, तो मैं अपने वे में लिखूंगी ना। तो वहां पर क्या कर रही हूँ, मैं अब एक्टिव हूँ, क्योंकि बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, तो वहां प्रोडक्टिव है। और मैं अब अपने विचारों को क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट कर रही हूँ। ये बहुत बार आता है कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, रिसिप्टिव स्किल कौन सी है, पैसिव कौन सी है, एक्टिव कौन सी है, तो यही याद रखना, ठीक है। देन आगे इसकी सब स्किल भी आ जाती है, जैसे प्राइमरी स्किल कौन सी है, यानी सबसे पहले हम कौन सी स्किल सीखते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये घर पर सीख लेते हैं। लिसनिंग भी एंड स्पीकिंग भी। रीडिंग राइटिंग हम बाद में सीखते हैं। ऐसे ही रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है, यानी पुनर्बलन स्किल क्या है, जहां पर यानी हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी हम अपनी चीजों को बोल के प्रकट कर रहे हैं, लिख के प्रकट कर रहे हैं, यानी ये होगी स्पीकिंग एंड राइटिंग, जहां पर बच्चा एक्टिव होता है, उसी को क्या बोलेंगे, रीइंफोर्समेंट स्किल भी, ठीक है। आगे है भाई, इनको किस ऑर्डर में सीख सकते हैं हम, तो इसी ऑर्डर में सीखा जाता है, पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। आगे है सब स्किल ऑफ राइटिंग। राइटिंग के भी आगे 2 स्किल है, ट्रांसक्रिप्ट एंड पैराफ्रेजिंग। देखो, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, आपने उसकी नकल करके अपनी कॉपी में लिख दिया, वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्ट। देन है पैराफ्रेजिंग, मतलब आपने एक पैरा पढ़ा, उसके आपने शॉर्ट नोट बना। सिंपल वे में समझो कि आपने एक पैरा पढ़ा, कुछ भी चीज समझी और ये सुनी, उसको अपने अपने शब्दों में लिख लिया शॉर्टकट में, तो वो होगी पैराफ्रेज या नोट मेकिंग, ठीक है। ऐसे ही है रीडिंग की भी सब स्किल, एक है प्रिडिक्शन, एक है इनफिनिट। आपने किसी की बात सुनी या किसी की बात पढ़ी, जैसे बुक से कुछ भी पढ़ा, आपने प्रिडिक्शन कर लिया, अच्छा ये इस बारे में है, देन उसको नोट डाउन कर। ऐसी इंटरफेयर में भी करते हैं, जैसे कुछ भी हमने पढ़ा, देन उसको समझा और उसको अपने शब्दों में उतार लिया। तो ये था, ये आपकी सब स्किल मैंने बता दिया है। अब आप बताना ये आपको यहाँ तक वीडियो कैसी लगी है, और आपके सारे टॉपिक कवर हुए या नहीं हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करना भाई। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बन जाएगी आपकी, ठीक है। थैंक यू भाई सबको।